हेलो एवरीवन, वेलकम टू बी टेक्निकल इलेक्ट्रिकल। तो आज के सेशन में मैं आपके लिए जो बीएमसी के लिए मैंने सीरीज स्टार्ट की है, सिलेक्शन सीरीज फॉर बीएमसी, तो उसी का ही पार्ट नंबर 4 लेके आया हूँ। तो उम्मीद करता हूँ इससे पहले मैंने पार्ट 3 दिए हैं, वो सभी आपने देखे होंगे, है ना। तो एक चीज़ बता दूं कि लास्ट ईयर मैंने महाट्रांसको के लिए सिलेक्शन सीरीज स्टार्ट की थी, सिलेक्शन सीरीज फॉर द महाट्रांसको। तो वहाँ पर लगभग 68 टू 70 मेरे हिसाब से सेशन अवेलेबल है टेक्निकल से एसोसिएटेड। तो आप वो सेशन जाकर देख सकते हो जो कि आपके बीएमसी के सिलेबस से मैच करेंगे, ठीक है ना। तो जैसे मैं बता रहा हूँ कि ये सीरीज़ है बीएमसी के लिए, बट याद रखना इसका हेल्प आपको जनको के लिए भी हो सकता है, ट्रांसको के लिए भी हो सकता है और डिस्कॉम के लिए भी हो सकता है, या फिर कोई भी एई एग्जाम जो होगी उसके लिए इसकी हेल्प आपको होगी। बट हाँ, जो क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किए या फिर जो लेवल मैंने सेलेक्ट किए क्वेश्चन की, वो बेसिकली आपके बीएमसी से रिलेटेड ही है, ठीक है। यस। तो जैसे कि मेरा वे होता है कि मैं जब भी सेशन लेता हूँ तो मैं अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, सो दैट आपको ये पता रहे कि आपको पढ़ा कौन रहा है ना। सो माई सेल्फ अब्रा गौंडे एंड आई एम इंजीनियर, टीचर, एजुकेटर एंड मेंटर। साथ ही साथ मैंने गेट थ्राइस क्रैक की हुई इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 18, 19 एंड 20। और मेरा इन 4 एग्जाम में सिलेक्शन हुआ है: असिस्टेंट इंजीनियर इन महाट्रांसको, असिस्टेंट इंजीनियर इन महाजनको, जूनियर इंजीनियर महाजनको एंड जूनियर इंजीनियर इन महाडिस्कॉम। बट उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मुझे लगभग 5 साल से भी ज़्यादा टीचिंग एक्सपीरियंस इन बोथ ऑफलाइन एंड ऑनलाइन फील्ड। एंड आई एम अ गोल्ड एज वेल एज अ सिल्वर एजुकेटर इन वन ऑफ द ईटेक कंपनी ऑफ द बैंगलोर। साथ ही साथ मेरे एजुकेशन के बारे में बता दूं तो मेरा डिप्लोमा एंड बीटेक हुआ है वालचंद कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग सांगली से। And currently I'm working as a assistant engineer in Mahatransco, yes, in HVDC section। तो ये रहा मेरा एकदम शॉर्ट इंट्रोडक्शन, और आज हम देखेंगे बेसिकली बीएमसी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें मैंने टॉप 30 क्वेश्चन उठाए हैं। और सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली डू सब्सक्राइब, सो दैट आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बना रहे हैं ना। और अगर आपको चाहिए इस सेशन के पीडीएफ तो आप हमारे व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप दोनों ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर आपको कल इस सेशन की पीडीएफ मिलेगी। यस। तो दोनों की भी लिंक जो रहेगी मैं आपको डिस्क्रिप्शन साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में अटैच करा दूंगा, सो दैट आप इजीली ये जो दोनों दोनों भी चैनल है आप ज्वाइन कर सकते हो, सो दैट आपको ना जो भी अपडेट रहेंगे हमारे बी टेक्निक इलेक्ट्रिकल के, तो वो आपको मिलते रहेंगे, है ना। तो आपका ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए आज हम देखेंगे टॉप 30 एमसीक्यूज रिलेटेड टू योर बीएमसी। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि सेल आर कनेक्टेड इन सीरीज। सेल अगर मैं सीरीज में कनेक्ट करता हूँ तो उससे इन ऑर्डर टू इंक्रीज, तो इससे क्या इंक्रीज होगा। तो सेल इन द सेंस मैं शॉर्ट में बता दूं बैटरी। तो आप मुझे बताओ कि सपोज आपके पास एक छोटू बैटरी है। जस्ट मिनट, सॉरी जस्ट वेट, मैं थोड़ी सी डायग्राम बना लेता हूँ सो दैट आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, ये एक बैटरी, ये एक बैटरी। सपोज ये आपके पास 5 वोल्ट की बैटरी है, ये आपके पास 5 वोल्ट की बैटरी, ये आपके पास 5 वोल्ट की बैटरी है। तो ये तीनों की तीनों बैटरी अगर सीरीज में कनेक्टेड रहेंगी तो इसका रिजल्टेंट आप एक बड़ी बैटरी से दिखा सकते हो, है ना। इसका इक्विवेलेंट आप एक बड़ी बैटरी से दिखा सकते हो जिसका आंसर कितना होगा, 15 वोल्ट। तो याद रखना, जब भी आप बैटरीज को या फिर सेल को सीरीज में कनेक्ट करते हो बेटा, सीरीज में कनेक्ट करते हो, तो उससे वोल्टेज लेवल इंक्रीज हो जाता है ना। उससे क्या होता है, वोल्टेज लेवल इंक्रीज हो जाता है। तो आप क्या बोलोगे, इन ऑर्डर टू इंक्रीज द वोल्टेज रेटिंग, वोल्टेज रेटिंग इंक्रीज की जाती है। ये तो रहा किसके लिए मैंने बता दिया। तो याद रखो, ये जो चीज अभी बता रहा हूँ, दिस इज फॉर सीरीज कनेक्शन, सीरीज कनेक्शन। बट हम यहाँ पर ही नहीं रुकेंगे। आपको एग्जामिनर हो सकता है इस सीरीज के बदले बोल दे कि बैटरी को जब हम पैरेलल में कनेक्ट करें या फिर सेल को जब हम पैरेलल में कनेक्ट करें तब क्या होगा। तो देखो, सपोज ये एक बैटरी है, इसके पैरेलल में मैं दूसरी बैटरी लगा दे रहा हूँ, इसके पैरेलल में मैं अगर सपोज ये तीसरी बैटरी लगा दे रहा हूँ और इनको मैंने करा दिया पैरेलल। सो ध्यान से देखना कि ये अकेली बैटरी सपोज 5 एम्पियर का करंट दे सकती है, या अकेली बैटरी सपोज 5 एम्पियर का करंट दे सकती है, या अकेली बैटरी 5 एम्पियर का करंट दे सकती है। तो ये इधर से 5, इधर से 5, इधर से 5, तो इधर कितना करंट जाएगा। तो आप बोलोगे सर 15 एम्पियर का करंट जाएगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ पर लोड कनेक्ट होना चाहिए, अदरवाइज आपके पास करंट फ्लो नहीं होगा, है ना। सर्किट कंप्लीट होना चाहिए। तो आप क्या बोल रहे हो, देखो सर अकेली बैटरी 5 दे रही थी, ये अकेली 5, ये अकेली 5, बट ओवरऑल अगर हम इस बैटरीज को एक कंबाइंड बैटरी में अगर रिप्रेजेंट करा दे तो आप क्या बोलोगे सर। इसी सर्किट को आप ऐसे भी बोल सकते हो बेटा कि सर ये एक ही बैटरी है जो 5 वोल्ट की, सॉरी 5 एम, सॉरी वोल्टेज तो उसका सेम ही रहेगा, बट इसका हम करंट कितना दिखा सकते हैं सर, ये करंट हमें देगा 15 एम्पियर का, है ना। तो आप इसको एक इक्विवेलेंट सिंगल बैटरी सोर्स में आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, बट जिसका करंट रहेगा 15 एम्पियर। सो प्लीज रिमेंबर ये जो मैं अभी बता रहा हूँ ये चीज, है ना। तो याद रखना कि जब आप बैटरीज को पैरेलल में कनेक्ट करोगे,
तो उससे करंट रेटिंग बढ़ती है और सीरीज में कनेक्ट करने से वोल्टेज रेटिंग बढ़ती है। तो यहाँ पर पैरेलल में कनेक्ट करने पर याद रखना, पैरेलल कनेक्शन अगर आप उसके करोगे बैटरीज के, तो इससे क्या होगा, करंट रेटिंग, करंट की रेटिंग बेटा आपके पास इंक्रीज होगी। और यहाँ आप क्या बोल सकते हो, वोल्टेज की रेटिंग, वोल्टेज की रेटिंग इंक्रीज होगी। प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट। तो फिलहाल उन्होंने सीरीज की बात की, तो हम बोलेंगे वोल्टेज रेटिंग। ठीक है ना? ठीक है जी, आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास? तो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग हीटिंग एलिमेंट हैज द लोवेस्ट ऑपरेटिंग टेम्परेचर? कौन से हीटिंग एलिमेंट का लोवेस्ट ऑपरेटिंग टेम्परेचर होता है? ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, ग्राफाइट, कैथाइल, यूरेका एंड नाइक्रोम। ठीक है, तो इसका आंसर बताने से पहले हम एक टेबल देख लेते हैं, जो टेबल आपके एग्जाम में दिया नहीं जाएगा, है ना, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो देखो बेटा, मेटल दिए गए यहाँ पर, जो कि जिस ऑप्शन में ना वही लिया मैंने। तो यूरेका का मेल्टिंग पॉइंट होता है 1221 से लेके 1300 डिग्री सेल्सियस तक। कैथल का होता है 1425 25। और नाइक्रोम का होता है 1400। और ग्राफाइट का होता है 4000। तो आप देख सकते हो कि इसमें उन्होंने क्या पूछा, इसी इसमें लोवेस्ट ऑपरेटिंग टेम्परेचर, या फिर हम बोलेंगे मेल्टिंग पॉइंट किसका है, तो आपके यूरेका का है ना। तो यूरेका का के, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा सर, यूरेका। गॉट इट? समझ में आ गया ना? हीटिंग एलिमेंट है ये, चारों के चारों हीटिंग एलिमेंट है। तो इसमें कम कम अगर पूछा तो आप बोलोगे यूरेका, ज्यादा बोला जाए तो फिर आप बोलोगे सर ग्राफाइट, है ना। तो आपके पास ये नंबर भी है, नंबर थोड़े बहुत याद करने की कोशिश करो, है ना। यस, ये नंबर आपको थोड़ा बहुत याद करने की कोशिश करनी है। तो ये सबसे लोवेस्ट, ये सबसे हाईएस्ट, ठीक है ना। तो याद रखना, जब भी आपके पास ऐसे क्वेश्चन होते हैं किस में लोवेस्ट किस में हाईएस्ट, तो बीच वाले इन जनरल पूछे नहीं जाते। दे आर मे बी, दे आर बेसिकली फोकसिंग ऑन द लोवेस्ट कौन है भाई, एंड हाईएस्ट कौन है। तो अगर आप ये दोनों भी याद रख लेना, तो भी आपके पास बात बन जाएगी, है ना। यूरेका का सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट, ग्राफाइट का सबसे ज्यादा, कैथल कैथल एंड नाइक्रोम का इन बिटवीन होता है। तो अभी उन्होंने लोवेस्ट पूछा था, तो हम बोलेंगे यूरेका। इन फ्यूचर हाईएस्ट बोलेगा तो फिर हम बोलेंगे ग्राफाइट, ठीक है ना। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये रहा। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इन इंडोर, फॉर इंडोर लाइटनिंग द रेशियो ऑफ स्पेस टू हाइट रेशियो इज, स्पेस टू हाइट रेशियो इंडोर लाइटनिंग के लिए उन्होंने पूछा है। इंडोर मतलब आपके घर के लाइटनिंग में स्पेस टू हाइट रेशियो कितना होना चाहिए। तो अभी इसको ना समझाने के लिए मैं आपको बताता हूँ। सपोज ये आपके पास ये वर्किंग प्लेस है, जहाँ पर आप वर्क करना चाहते हो, है ना। और ये आपके घर में वर्किंग प्लेस है, 2 मिनट के लिए सोचो। तो ये घर में आपके पास वर्किंग प्लेस है, हो सकता है आपका टेबल हो, कुछ भी हो जाइए, ठीक है ना। ये वर्किंग प्लेस, यहाँ पर आपके पास लाइट लगानी है। तो स्पेस टू हाइट रेशियो का मतलब ये होता है कि सपोज आपने यहाँ पर एक लैंप लगा दिया, यहाँ पर एक लैंप लगा दिया, यस। और ये वर्किंग प्लेस है, तो इसको बोलेंगे हम वर्किंग प्लेस। ये टेबल हो सकता है या फिर कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर आपको इल्यूमिनेशन कराना है, यस। तो स्पेस टू हाइट रेशियो में आपके पास ये जो हाइट है, ये सपोज 2 मिनट के लिए सोचो कि ये जो दो लैंप होनी चाहिए ना, इसके बीच में अगर 1 मीटर का डिस्टेंस है, तो ये टेबल और ये लैंप, इनके बीच में जो हाइट होनी चाहिए बेटा, वो 2 मीटर की होनी चाहिए, ठीक है। तो ये होता है इंडोर के लिए स्पेस टू हाइट रेशियो। तो इसको बोला जाएगा स्पेस, स्पेस बिटवीन टू लैंप्स। ये लैंप नंबर 1, 2 सपोज, और ये हमारे पास लैंप नंबर 1 बोलेंगे हम, L1 L2। और ये हाइट है, ये क्या है सर आपके पास, हाइट है। तो आप क्या बोलोगे, अगर आप यहाँ से स्पेस टू हाइट रेशियो निकालोगे तो कितना बनेगा आपके पास, स्पेस टू हाइट रेशियो स्पेस टू हाइट का रेशियो, तो स्पेस 1 है, हाइट 2 है, तो आप बोलोगे 1/2। तो ऑप्शन 3 इज अ करेक्ट वन, है ना। 1:2 होना चाहिए। अब यही आपको अपोजिट भी पूछा जा सकता है कि हाइट टू स्पेस, तो होगा 2:1, ठीक है। हाइट टू स्पेस 2:1, और स्पेस टू हाइट 1:1, 1:2। ये याद रखना पड़ेगा बेटा, ये इंपॉर्टेंट है। इंडोर के लिए स्पेस टू हाइट रेशियो होता है 1:2। ये स्टैंडर्ड, इसके पीछे कोई भी चीज नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर इल्यूमिनेशन होगा, अदरवाइज प्रॉपर इल्यूमिनेशन नहीं होगा अकॉर्डिंग टू द इल्यूमिनेशन इंजीनियरिंग, है ना, मेरे अकॉर्डिंगली नहीं। आगे बोला गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू एक्सटिंग्विश द फायर। फायर को एक्सटिंग्विश करने के लिए, फायर को बुझाने के लिए हम किसका यूज कर सकते हैं? ऑप्शन दिया गया, वाटर है, देन फोम है, केमिकल है, एंड एक है ऑल ऑफ द अबव। तो देखो बेटा, हम किसी से भी फायर बुझा सकते हैं, है ना। आप पानी से भी फायर बुझा सकते हो, फोम से भी, केमिकल से भी।
तो हम क्या बोलेंगे, इसका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव इज अ करेक्ट वन। फायर को बुझाने के लिए आप केमिकल भी यूज कर सकते हो, फोम भी यूज कर सकते हो, वाटर भी यूज कर सकते हो, है ना। तो आप बोलोगे आंसर ऑल ऑफ द अबव इज अ करेक्ट वन। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। के नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है क्या, मैं थोड़ा फास्ट ले रहा हूँ क्योंकि देखो 30 क्वेश्चन हार्डली 1 आवर में खत्म हो जाने चाहिए, है ना, समझा कर। तो आगे बोला गया कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर करंट की फ्रीक्वेंसी इन इंडक्शन मोटर इज इक्वल टू। इन जनरल आपको एक पता होगा कि रोटर फ्रीक्वेंसी इंडक्शन मोटर में जो रोटर की फ्रीक्वेंसी होती है वो बेटा होती है स्लिप टाइम्स ऑफ दी स्टेटर फ्रीक्वेंसी या फिर सप्लाई फ्रीक्वेंसी। अब रोटर की फ्रीक्वेंसी मतलब हम क्या बोलेंगे, सर यही फ्रीक्वेंसी तो रोटर के करंट की भी होगी ना, तो हम रोटर करंट भी तो बोल सकते हैं ना, है ना। तो ये हम रोटर के करंट की भी तो फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं, है ना। यस। और ये स्टेटर के करंट की फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं, स्टेटर या फिर सप्लाई बोल सकते हो। हम इसको क्या बोल सकते हैं, इनपुट या तो स्टेटर, जो भी आप बोलना चाहो, तो आप इसको इनपुट फ्रीक्वेंसी ऑप्शन के हिसाब से मैं बता रहा हूँ इनपुट। अरे अरे अरे, इनपुट फ्रीक्वेंसी स्टेटर करंट फ्रीक्वेंसी, अरे ये दोनों तो सेम ही रहेगा ना, स्टेटर का करंट या तो इनपुट फ्रीक्वेंसी सेम ही बोलेंगे आप। इनपुट फ्रीक्वेंसी बोलो या तो, और आप इसको स्टेटर की फ्रीक्वेंसी बोलो, स्टेटर करंट भी बोल सकते हो आप, स्टेटर करंट, क्योंकि इनपुट मोटर के लिए स्टेटर पर ही दिया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं बता रहा हूँ, स्लिप इनटू इनपुट फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हो, स्लिप इनटू स्टेटर करंट नहीं बोल सकते भाई, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी होना चाहिए था, है ना। तो आप क्या बोलोगे, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी होगा, तो ऑप्शन ए इज अ करेक्ट वन, है ना। मुझे लगा कि यहाँ पर स्टेटर फ्रीक्वेंसी है, बट नहीं, स्टेटर करंट दिया गया था उन्होंने, है ना। तो आप इनपुट फ्रीक्वेंसी बोल सकते हो। तो फिलहाल तो ऑप्शन ए सही सही है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है क्या। Which of the following extinguisher must not be used in case of electric base fire? इलेक्ट्रिक बेस फायर में, इलेक्ट्रिक बेस फायर में हम कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर यूज नहीं करते, मस्ट नॉट बी यूज, नॉट बोला है बेटा, याद रखना नॉट बोला है। तो हम बेटा इलेक्ट्रिक करंट के यहाँ पर देखो इलेक्ट्रिकल के लिए अगर कभी पूछा जाए ना कि इलेक्ट्रिक फायर हुई है तो आप कौन सा एक्सटिंग्विशर यूज करोगे, तो वो होता है हेलॉन। अभी उन्होंने बोला है कि नॉट यूज, तो नॉट यूज। कार्बन भी कार्बन क्लोराइड भी हम यूज कर सकते हैं, ड्राई पाउडर भी यूज कर सकते हैं, बट बेटा फोम नहीं यूज करते हम, है ना। तो फोम यूज नहीं करेंगे हम, फोम यूज करेंगे तो बेटा जो जहाँ पर एक्सटिंग्विश करने गया है वो बंदा, उसको ही शॉक लग जाएगा, है ना। तो फोम हम इलेक्ट्रिक फायर में नहीं यूज करते। तो याद रखना नॉट यूज बोला है तो हम बोलेंगे ऑप्शन नंबर 3 इज अ करेक्ट वन। लेट्स सी दी नेक्स्ट क्वेश्चन की कौन सा है आपके पास। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन शायद से लग रहा है कि 50 वाट इन कैंडेंसर बल्ब, पावर दी गई है, पावर है 50 वाट, ठीक है। और वो ऑन हो रहा है एवरेज 10 आवर्स पर डे। पर डे कितना चल रहा है भाई, पर डे टाइम कितना है, एवरेज टाइम, एवरेज टाइम पर डे कितना चल रहा है वो, तो वो बोलोगे आप 10 आवर्स, ठीक है ना, हर्ट्स नहीं बोलेंगे भाई, 10 आवर्स, ठीक है। फॉर अ वीक, एक वीक के लिए, तो हम टोटल टाइम निकाल सकते हैं, है ना। तो टोटल टाइम हम कैसे निकाल सकते हैं, तो टोटल टाइम आप क्या बोलोगे, सर देखो ना 10 घंटे चल रहा है, 7 दिन के लिए चल रहा है, तो हम कितना बोलेंगे सर, 70 आवर्स। इस बात को समझ जाओ कि 70 घंटे ये चलेगा सर, है ना, 70 घंटे, क्योंकि एक दिन में 10 घंटे चल रहा है, 7 दिन में 70 घंटे। समझ में आ गया। आगे बंदा बोल रहा है कि एनर्जी कंज्यूम, एनर्जी कंज्यूम निकालो भाई, और वो भी इंपॉर्टेंट है किलो वाट आवर में। तो ध्यान से सुनना, आप यूनिट से भी समझ सकते हो। वाट आवर, किलो को 2 मिनट के लिए गोली मारो, वाट आवर मतलब बेसिकली आपको क्या करना पड़ेगा, टाइम एंड पावर का मल्टीप्लीकेशन। और वैसे भी एनर्जी का फॉर्मूला तो यही होता है ना, एनर्जी इज नथिंग बट पावर इनटू टाइम, है ना। तो पावर कितनी थी, पावर थी बेटा आपके पास 50, है ना, टाइम कितना था 73। अब ये जो मिलेगा देखो, इसका यूनिट क्या था, वॉट, इसका यूनिट का क्या था, आवर्स। तो वॉट आवर्स हो गया। आपको चाहिए किलो वाट आवर, तो आप क्या करोगे, आप इसको देखो, सबसे पहले तो ये कितना हो जाएगा 35, और ये डबल जीरो, ये आ जाएगा बेटा वॉट आवर्स। प्लीज रिमेंबर ये आ गया वॉट आवर्स आ गया आपके पास। अब ये वॉट्स आवर्स आ गया, आपको किलो चाहिए, तो आप क्या करोगे सर, 1000 से डिवाइड कर लो सर, 1000 से जब डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 3.5 किलो वाट आवर्स, ठीक है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। समझ में आया, ये वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, अगर कोई मैकेनिकल से बिलोंग कर रहा होगा तो बेटा ये छोटू छोटू फॉर्मूले याद रख लेना कि एनर्जी होती है पावर इंटू टाइम,
एंड अब मैंने 1000 से डिवाइड किया क्योंकि किलो में चाहिए था। ठीक है ना, दिखाया नहीं बट आप समझ जाओ। ठीक है, आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है क्या। ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन एल्यूमिनियम इज बीइंग फॉलोड फेवर्ड एज अ बस बार मटेरियल। कौन से रीजन की वजह से एल्यूमिनियम को हम बस बार मटेरियल सेलेक्ट करना प्रेफर कर लेते हैं, या फिर हम क्यों इसको ज़्यादातर सेलेक्ट किया जाता है। तो लो डेंसिटी, लो कॉस्ट, इजी ऑफ फैब्रिकेशन, नहीं बिल्कुल भी नहीं। तो बेटा लो कॉस्ट होती है, एल्यूमिनियम थोड़ा सस्ता होता है एज कम्पेयर टू कॉपर, और कंडक्टिविटी भी अच्छी है इसकी। तो इसलिए एल्यूमिनियम को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है बस बार बनाने के लिए। ठीक है ना, तो क्योंकि अब देखो बस बार तो एक कंडक्टिंग प्लेट है, तो उसमें तो ड्रॉप कम होना चाहिए, तो इसके लिए वो तो हाई कंडक्टिविटी का मटेरियल होना चाहिए बट सस्ता भी होना चाहिए। तो हाई कंडक्टिविटी मटेरियल मतलब आप बोल सकते हो एल्यूमिनियम, और सस्ता तो फिर हमारे पास एल्यूमिनियम ही है, क्योंकि कॉपर भी हाई कंडक्टिविटी है बट उसमें क्या होता है ना, कॉपर में कॉस्ट ज़्यादा हाई हो जाती है, तो लो कॉस्ट ये मेन रीज़न है भाई, है ना। तो इस रीज़न की वजह से एल्यूमिनियम को प्रेफर किया जाता है, कोई दूसरा रीज़न है ही। देन आगे क्वेश्चन पूछा गया है डिजिटल से कि फ्लिप फ्लॉप्स कैन स्टोर, फ्लिप फ्लॉप क्या स्टोर करता है भाई, कितना बीट का डेटा स्टोर करता है। तो फ्लिप फ्लॉप याद रखना, फ्लिप फ्लॉप स्टोर्स ओनली वन बीट, सिंगल बीट स्टोर कर सकता है, या तो वो जीरो स्टोर कर सकता है या फिर वन स्टोर कर सकता है। या तो मैं ऐसा बोलूंगा कि फ्लिप फ्लॉप बेटा बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है आपके मेमोरीज का, मेमोरीज आपकी फ्लिप फ्लॉप से ही बनती है। क्योंकि देखो एक चीज समझ लो कि आपने कभी माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोलर पढ़ा होगा, तो उसमें आप रजिस्टर्स के बारे में बात कर लेते हो, है ना, रजिस्टर्स होते हैं, राइट। अब ये रजिस्टर्स के बीच में बेसिकली यहाँ पर फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं। रजिस्टर में आप क्या करते हो, 0 1 0 1 1 0 ऐसा कुछ तो डेटा स्टोर करते हो ना। तो ये जीरो किस में स्टोर होगा, तो ये फ्लिप फ्लॉप में स्टोर होगा। तो याद रखना, एक सिंगल फ्लिप फ्लॉप हमें एक ही डेटा एक ही बीट स्टोर करने की कैपेबिलिटी देता है, एक सिंगल फ्लिप फ्लॉप एक ही बिट स्टोर करने की कैपेबिलिटी देता है। तो याद रखना, ठीक है। ये अगर रजिस्टर्स होगा तो सर सपोज ये 4 बिट रजिस्टर होगा बेटा, तो इसमें जो भी डेटा होगा 0 1 1 सपोज 0, तो एक अगर रजिस्टर है, या अगर आपके पास क्या है भाई रजिस्टर है, तो इस रजिस्टर में ये जो चीज़ है, तो दिस इज नथिंग बट अ फ्लिप फ्लॉप। ये जो ब्लॉक दिखाई दे रहा है, तो दिस इज नथिंग बट योर अ फ्लिप फ्लॉप। इट में बी ए डी फ्लिप फ्लॉप, आपके पास टी फ्लिप फ्लॉप, एस आर फ्लिप फ्लॉप, जे के फ्लिप फ्लॉप, और कोई भी फ्लिप फ्लॉप, तो इसमें आपके पास सिंगल बीट ही स्टोर होगा। तो ये फ्लिप फ्लॉप है, तो याद रखना। तो इट स्टोर्स, फ्लिप फ्लॉप स्टोर्स, लिख के देता हूँ, स्टोर्स सिंगल बिट, सिंगल बिट, एक सिंगल बिट ही स्टोर करेगा, आइदर जीरो आइदर वन, है ना। तो सिंगल बिट डेटा ये स्टोर करता है, प्लीज रिमेंबर ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चा। ठीक है, और फ्लिप फ्लॉप के दो आउटपुट होते हैं, कॉम्प्लीमेंटेड दो आउटपुट, एक रहेगा सपोज वन तो दूसरा रहेगा जीरो, एक अगर सपोज जीरो रहेगा देन दूसरा वन रहेगा। ठीक है, तो हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे बट जो काम की चीज़ से मैंने बता दी। आगे बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस डज नॉट यूजेस द इलेक्ट्रिक मोटर, कौन से डिवाइसेस में हम इलेक्ट्रिकल मोटर्स यूज नहीं करते हैं। ऑप्शन दिया गया आपके पास इलेक्ट्रिक फैन, बिल्कुल भाई फैन फैन में इलेक्ट्रिक मोटर होती है तो ये तो हो ही नहीं सकता, है ना। दूसरा दिया गया है मिक्सर, अब बच्चा बच्चा बोलेगा सर मिक्सर में भी मोटर होती है। एक है आपके पास गैल्वानामीटर, गैल्वानामीटर एक पोटेंशियोमीटर है भाई, सॉरी आपके पास एक नल टाइप डिफ्लेक्शन मीटर है, इसमें एनर्जी मोटर नहीं होती है। और कंप्यूटर प्रिंटर में भी मोटर्स होती है, यूनिवर्सल मोटर होती है, छोटी मोटी स्टेपर्स, सॉरी यूनिवर्सल नहीं सॉरी स्टेपर्स मोटर्स होती है ना। तो गैल्वानामीटर जो है इसमें हम मोटर यूज नहीं करते हैं, तो इसका सही आंसर क्या होगा, गैल्वानामीटर, नॉट बोला है, नॉट यूजेस, है ना। तो आपके क्वेश्चन देखो बेटा, हर ये क्वेश्चन अगर आप देखोगे ना आपके सिलेबस से मैच करेगा, फ्लिप फ्लॉप भी आपके सिलेबस में है। क्वेश्चन ये दिया गया है कि डी फ्लिप फ्लॉप कैन बी मेड फ्रॉम द जेके फ्लिप फ्लॉप बाय मेकिंग, हमें डी फ्लिप फ्लॉप बनाना है विद द हेल्प ऑफ जेके फ्लिप फ्लॉप। तो आपने अगर कभी फ्लिप फ्लॉप कन्वर्जन देखा होगा, तो जब भी हम जेके फ्लिप फ्लॉप से डी फ्लिप फ्लॉप बनाना चाहते हैं, तब हम क्या करते हैं बेटा, तो ये जो जे टर्मिनल है, ध्यान से सुनो, ये जो जे टर्मिनल है इसको हम देंगे डेटा, एक सेकेंड, इसको हम सिंगल डेटा देंगे। क्या हो क्या रहा है, एक सेकेंड में थोड़ा अच्छे से ही निकाल लेता हूँ। इसको हम डेटा दे देते हैं, एंड ये डेटा हम कॉम्प्लीमेंट करके एक नॉट गेट लगाकर हम के को देते हैं बेसिकली, तब आपके पास ये जो अब जो आपके पास ओवरऑल आपके पास फ्लिप फ्लॉप बना है, ये फ्लिप फ्लॉप बना आपके पास डी फ्लिप फ्लॉप। डी फ्लिप फ्लॉप का दूसरा नाम
डिले फ्लिप फ्लॉप, और एक नाम डेटा फ्लिप फ्लॉप। याद रखना डी फ्लिप फ्लॉप का दूसरा नाम डी, ये आपके पास क्या रहेगा, डिले या तो डेटा फ्लिप फ्लॉप। तो इसका आउटपुट क्या रहेगा, क्यू एन। तो इसका आउटपुट क्या रहेगा, क्यू एन प्लस क्यू एन बार। याद रखना अगर ये 1 है देन ये 0, और अगर ये 0 है देन ये 1। यही मैं बात कर रहा था कि इसमें दो कॉम्प्लीमेंटेड आउटपुट होते हैं, है ना। तो ये इनपुट और ये क्लॉक हम यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। इट में बी लाइन ट्रिगर्ड, इट में बी सॉरी, इट में बी एज ट्रिगर्ड, पॉजिटिव एज और निगेटिव एज ट्रिगर्ड। क्लियर करने के लिए ये लाइन होती है, प्रीसेट करने के लिए ये हमारे पास पिन होती है, ये अलग बात है, ठीक है ना। तो यहाँ पर नॉट गेट लगाया जाएगा। तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं सर, जो जे एंड के बीच में रहेगा सर, वो कॉम्प्लीमेंटेड आउटपुट आपके पास दिए जाएंगे। तब तब जाकर हम किसी भी डी फ्लिप फ्लॉप को बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जेके फ्लिप फ्लॉप। तो ऑप्शन आपके पास ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। तो ये फ्लिप फ्लॉप कन्वर्जन आपको देखना है, ठीक है ना। यस, आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि फायर कैन बी रिड्यूस बाय यूज बाय रिमूविंग। फायर हम किस तरीके से रिड्यूस कर सकते हैं, किस चीज़ को रिमूव करके। तो जब भी फायर लगी रहेंगे, देखो बेटा, अगर आप वहाँ का ऑक्सीजन कम कर देते हो तो फायर बुझ सकती है, या तो आप वहाँ की हीट कम कर दो तभी भी आपके पास फायर एक्सटिंग्विश हो जाएगी, या तो आप फ्यूल ही कम कर दो ना भाई। फ्यूल ही नहीं रहेगा तो फायर चलेगी कैसे, क्योंकि फायर जलने के लिए फ्यूल की ज़रूरत होती है। तो इसका मतलब हम ऑक्सीजन कम करें, हीट रिमूव करें या फिर फ्यूल रिमूव करें तो भी हमारे पास फायर बुझ सकती है या फिर कम हो सकता है। हम क्या बोलेंगे, एनी ऑफ द अबो इज अ करेक्ट वन। फायर आपके सिलेबस में है, सो प्लीज रिमेंबर दिस थिंग। आप क्या करते हो, सिलेबस देखते नहीं, बस पढ़ना ही करके पढ़ देते हो, फिर फायर के एमसीक्यूज आपके सिलेबस में आएंगे, ठीक है ना। यस, तो ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट वन। तो हर एक क्वेश्चन अगर आप सिलेबस देखोगे ना तो सिलेबस से मैच करेगा। आगे क्वेश्चन दिया गया है, इसका भी कंक्लूजन शायद से, इसके लिए मैंने यूट्यूब पर सेशन लिया हुआ है, अगर आप देखोगे तो यूट्यूब पर सेशन अवेलेबल है। क्वेश्चन ये है कि टू बल्ब्स उनकी रेटिंग कितनी है, 230 वोल्ट 60 वाट, और दूसरा है 230 वोल्ट 100 वाट। दो बल्ब है बट दोनों की याद रखना बेटा वोल्टेज रेटिंग सेम है। तो याद रखो यहाँ हम एक ट्रिक लगा सकते हैं, जब भी दो बल्ब की वोल्टेज रेटिंग सेम रहेगी और उनका वैटेज डिफरेंट रहेगा, मतलब सपोज पहले वाट का बल्ब कितना है, वाटेज कितना है 60 वाट, और दूसरे बल्ब का वाटेज कितना है सर 100 वाट, और दोनों का जो वोल्टेज रेटिंग है वो 230 ही है। जब ऐसा रहेगा तभी हमारे पास ये शॉर्टकट चीज चलती है, और उनको उन्होंने करा है भाई पैरेलल। तो यहाँ से एक चीज समझ लो कि जो आपके पास पाव जो वेटेज रेटिंग होती है ना V² अपॉन R रहेगी, तो ये बेसिकली जो लैंप रहेगा उसके रेजिस्टेंस पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। हम क्या बोलेंगे, पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि सर मेरी P1 की रेटिंग छोटी है P2 से, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है, मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ पहले बल्ब का रेजिस्टेंस ज़्यादा है एज कम्पेयर टू सेकेंड बल्ब, है ना। तो ध्यान से सुनना, अब आपने पैरेलल में सपोज ऐसा सोचो, 2 मिनट के लिए सोचना, आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ जाएगा कि दो बल्ब है और उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से मैं उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। बस 2 मिनट के लिए सोचना, ठीक है। दो रेजिस्टेंसेस है। अब मैं ना रैंडमली कोई तो वैल्यू ले लेता हूँ, इसको मैं सीधा भी बोल सकता था बट आपको समझा ही देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, 2 मिनट के लिए 230 वोल्ट ही लेते हैं हम, है ना, 230 वोल्ट ही लेंगे। अब इसकी वैल्यू लूंगा मैं 1 ओहम, और इसकी वैल्यू ले ली मैंने 2 ओहम, ठीक है। सॉरी, इसकी वैल्यू मैं लेता हूँ सपोज 20 ओहम, क्योंकि मुझे R1 की वैल्यू ज़्यादा लेनी है ना। तो 2 मिनट के लिए हम क्या कर लेते हैं, इसकी वैल्यू 2 ओहम, और नीचे वाली की सपोज 1 ओहम ले लेते हैं। 1 ओहम, ये मेरे पास सपोज R1 है, पहले बल्ब का रेजिस्टेंस, और दूसरे बल्ब का रेजिस्टेंस R2। ये मैंने अजम्पशन लिया। तो आप देखो ना, पावर कंजम्पशन जो होगा वो V² अपॉन R से बताओ मुझे किस में ज़्यादा रहेगा, ठीक है ना। तो जिसमें ध्यान से देखना, जिसमें रेजिस्टेंस आपके पास अभी कम है, तो क्योंकि पावर कंजम्पशन सीधा सीधा V² पर प्रोपोर्शनल है, रेजिस्टेंस आपके पास जिसमें कम, जिस बल्ब में रेजिस्टेंस कम उसमें आपके पास ज़्यादा कंजम्पशन हो जाएगा। आप समझने की कोशिश करो ये, ठीक है ना, क्योंकि वैल्यू उसकी ज़्यादा आएगी, ठीक है ना। अगर नहीं समझ में आ रहा ना तो आप, चलो भाई मैं ही समझा देता हूँ। मैं पहले बल्ब के लिए पावर कंजम्पशन निकाल रहा था, आप कितना कितना बोलोगे, 230 का स्क्वायर डिवाइड बाय R पहले बल्ब के लिए, तो आप कितना लोगे भाई 2। तो 230 मल्टीप्लाई बाय 230 डिवाइड बाय, अगर आप 2 कर लोगे तो ध्यान से देखना कितना कंजम्पशन करेगा ये, जैसे आपको समझाने के लिए, नहीं तो ये तो इसका सीधा मैं कंक्लूजन भी दे सकता था, ठीक है ना। तो पहला जो बल्ब कंजम्पशन कर रहा है 26450 वाट का कंजम्पशन कर रहा है सपोज, ठीक है।
अब जो दूसरा बल्ब, अभी मैं जस्ट समझाने के लिए निकाल रहा हूँ, तो इससे हम ना इसके रेजिस्टेंस की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, जस्ट मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। और दूसरे बल्ब का कितना आ जाएगा, देखो देखो, मैंने ये R1 R2 अज्यूम किया है, याद रखना, PL2। तो कितना आ जाएगा, 230 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1। तो 230 का स्क्वायर कर लोगे सीधा, है ना, 203 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 52900 वाट। तो आप देखो ना, सेकेंड बल्ब का पावर कंजम्पशन ज़्यादा है, मतलब जिसका रेजिस्टेंस कम उसमें पावर कंजम्पशन ज़्यादा। तो यहाँ मैं एक चीज़ आपको कंक्लूड करा देता हूँ, अभी ये चीज़ जो है ना, ये सीधा सीधा कंक्लूजन में आपको दे देता हूँ, ये तो मैंने आपको समझा ही दिया। तो जब भी आपके पास, ध्यान से सुनना, जब भी आपके पास बल्ब की वोल्टेज रेटिंग सेम रहेगी, वोल्टेज रेटिंग सेम रहेगी, दोनों बल्ब की वोल्टेज रेटिंग सेम रहेगी, जो कि इसमें है ना, जब भी दोनों बल्ब की वोल्टेज रेटिंग सेम रहेगी, तब जब हम इसको पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, तो इसका पैरेलल, याद रखना कंडीशन ये है कि अगर आप पैरेलल में कनेक्ट करोगे, पैरेलल कनेक्शन करोगे, तो हाई रेटिंग हाई रेटिंग वाला बल्ब, हाई रेटिंग वाला बल्ब मोर ग्लो करेगा, मोर ग्लो करेगा, ठीक है, हाई रेटिंग वाला बल्ब, हाई रेटिंग बल्ब मोर ग्लो करेगा पैरेलल में। एंड बेटा सीरीज में याद रखना, सीरीज में इसके जस्ट अपोजिट होता है, लो रेटिंग वाला, लो रेटिंग का बल्ब, बल्ब मोर ग्लो करेगा, ज्यादा ग्लो करेगा, ठीक है ना। यस, अभी आपके पास देखो ये जो कंडीशन मैंने बताई, फॉर सेम रेटिंग, ठीक है, सेम रेटिंग ऑफ वोल्टेज, वोल्टेज की रेटिंग सेम होनी चाहिए, जो कि दोनों में अभी थी, तो हम क्या बोलेंगे, पैरेलल है, तो इसके हिसाब से हम हाई रेटिंग वाला बल्ब मोर मोर ग्लो करेगा, तो हम बोलेंगे 100 वाट वाला बल्ब ज़्यादा ग्लो करेगा। समझ में आया। अब इसके लिए ना मैंने क्वेश्चन बहुत प्यार से लिया हुआ है बेटा, यूट्यूब पर ही अवेलेबल है, हमारे बी टेक्निकल इलेक्ट्रिकल पर ही, कंसेप्ट ऑफ बल्ब, जाकर बिल्कुल देख लेना, इसके बल्ब से रिलेटेड जितने भी आपके डाउट होते हैं आपके क्लियर हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है क्या, which is used for storing the 1 bit data in digital data। डिजिटल डेटा अगर आपको 1 बिट का स्टोर करना है तो आप क्या यूज करोगे, तो मैंने अभी अभी बोला था कि 1 बिट डेटा हम फ्लिप फ्लॉप में स्टोर करते हैं, क्योंकि रजिस्टर में नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं। गेट जो है आपके पास, गेट जो है लॉजिक गेट में हम डेटा स्टोर नहीं करते हैं ना, नैंड गेट नॉर गेट में डेटा स्टोर नहीं होता, नैंड गेट नॉर गेट से हम बेसिकली फ्लिप फ्लॉप बनाते हैं। समझ में आ गया ना, एक प्रॉपर अरेंजमेंट रहेगा तब जाकर फ्लिप फ्लॉप बनता है, नैंड नॉर गेट से, बेसिक गेट से ही आपके पास पूरी चीजें चलती है ना। तो वो आपके पास फ्लिप फ्लॉप में 1 बिट डेटा स्टोर होता है, तो हम क्या बोलेंगे, ऑप्शन 3 इज अ करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि क्या है, मेटल्स कम्स अंडर विच क्लास ऑफ द फायर, मेटल कौन से कैटेगरी में या फिर कौन से क्लास में आता है फायर के। तो यहाँ पर देखो मैंने ना 1 2 3 4 5 5 फायर दिए, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी एंड क्लास सी। तो हम देख लेते हैं कि क्लास ए में कौन कौन से आपके पास मैं बोलूँगा कि कौन कौन से फायर किसके किसको, अगर सपोज कौन सी फायर कौन से क्लास में आती है, तो क्लास ए में जो फायर आती है वो होती है ऑर्डिनरी कंबंशन ऑफ, ऑर्डिनरी कंबंशन जो आप नॉर्मल जलाते हो, जैसे कि वुड हो गया, पेपर हो गया, क्लोथ हो गया, रबर हो गया, और प्लास्टिक भी हो गया। तो ये जो नॉर्मल आप कूड़ा कबाड़ा जो जगह जलाते हो ना, है ना, जो हम गाँव की तरफ, अभी देखो अभी भी सर्दियों का मौसम है, जो आप जलाते हो गाँव की तरफ, क्लोथ जलाते होंगे, पेपर जलाते होंगे, लकड़ी जलाते होंगे ना, प्लास्टिक भी जलाते होंगे, तो ये सभी के सभी क्लास 1 में आता है सर, है ना। देखो हम जिनको कचरा समझते हैं वो क्लास 1 निकले, है ना, क्लास 1 इन द सेंस क्लास ए, ठीक है ना। तो और क्लास बी में कौन कौन सा फायर आएगा, अब फ्लेमेबल लिक्विड, इसमें लिक्विड आता है बेटा, लिक्विड, फ्लेमेबल लिक्विड में क्या क्या आ जाएगा, आपका पेट्रोल हो गया, केरोसिन हो गया, ग्रीस हो गया, ऑयल ब्लेस पेंट हो गया, है ना, अल्कोहल हो गया, आपकी शराब भी, है ना। फ्लेमेबल गैस में आपके पास प्रोपेलन एंड ब्यूटेन भी आता है, ये गैसेस, सम गैसेस भी है, बट याद रखना क्लास बी में लिक्विड है, क्लास 1 में पूरा सॉलिड है, बट ये कूड़ा कबाड़ा है पूरा, है ना, आप ऐसे समझ सकते हो। क्लास सी में क्या आएगा देखो, क्लास सी में गैस एंड इन लिक्विड फेमेबल गैसेस आ जाएंगे, या फिर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट आ जाएंगे। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्लास सी में बेटा इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस से जो लगने वाली आग है वो क्लास सी में आती है, ठीक है। जैसे चलते चलते सपोज मेरा लैपटॉप ही जल गया, ऐसा ना हो, बट सपोज जल गया,
तो वो क्लास सी में आ जाएगा, वो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में लगी हुई आग है, ठीक है ना। तो ये क्लास सी, ये लिक्विड, और ये आपके पास बेटा कूड़ा कबाड़ा जो आप नॉर्मल जलाते हो, है ना। क्लास डी में कौन कौन आ रहा है, देखो क्लास डी में कौन आ रहा है, कंप्यूट द मेटल्स, इसमें आ रहे मेटल जैसे कि मैग्नीशियम, टाइटेनियम, जेरोनियम, सोडियम, लिथियम एंड प्लास्टियम, तो ये क्लास डी में आएंगे। तो यहाँ पर मेटल्स आते हैं, क्लास डी में मेटल्स आते हैं, जो कि हमें पूछा गया था कि मेटल कौन से कैटेगरी में है, तो आप बोलोगे क्लास डी में आएंगे सर, है ना। मेटल्स क्लास डी में आता है। और क्लास ई में कौन आएगा, क्लास ई लास्ट है, कुकिंग ऑयल्स, ग्रीस सच एज एनिमल एंड वेजिटेबल फैट्स, तो ये नॉर्मल है। जैसे कि देखो, ये कुकिंग ऑयल मतलब हमारे पास घर में जो कुक करते हो ना, कुकिंग करते हो उसमें जो ऑयल यूज किया जाता है, ग्रीसेस भी आएगा नॉर्मल नॉर्मल। और एनिमल का भी जो फैट होता है, वेजिटेबल का भी जो फैट होता है, ये भी थोड़ा सा आग पकड़ लेता है, अगर आपने कभी देखा होगा तो, है ना। कुकिंग करते वक्त देखो समटाइम्स वो ये भी चीज आग पकड़ लेती, तो वो आती है क्लास ई में, ठीक है। तो ये ज्यादातर गर्ल्स लोगों को ज्यादा पता होगा, है ना। वैसे मैं ये नहीं बोल रहा कि गर्ल्स लोग ही ज्यादा कुकिंग करते हैं, बॉयज भी करते हैं, बट फिर भी ये गर्ल्स लोग ज्यादा रिलेट कर पाएंगे, ठीक है ना। तो क्लास सी आएगा आपके पास, कुकिंग से रिलेटेड फायर। तो हमें मेटल से पूछा था, तो हम क्लास डी में जाएंगे। तो होपफुली आपको ये सभी चीज समझ में आ गई होंगी, इंपॉर्टेंट है, देख लेना। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन आ रहा है कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग लॉजिक सर्किट डज नॉट नो चेंज इन अ कंडीशन, जो कंडीशन को चेंज ही नहीं करेगा, मतलब जैसा डेटा दिया है वैसे के वैसा डेटा वहां पर रहेगा, तो जो डेटा है उसे ही फॉलो करेगा। तो यहाँ हम डी फ्लिप फ्लॉप यूज करेंगे, है ना। देखो जब जीरो दिया तो आउटपुट भी आपको जीरो ही मिल रहा है, जब वन दिया देना आउटपुट भी आपको वन ही मिल रहा है। तो हाँ, जब आपने उसको रिसेट किया तो रिसेट, सेट किया तो सेट, तो ये हो जाएगा आपके पास डी फ्लिप फ्लॉप में, है ना। तो ये कहलाएगा आपके पास डी फ्लिप फ्लॉप। डी फ्लिप फ्लॉप के दो नाम है, याद रखना, डेटा फ्लिप फ्लॉप एंड डिले फ्लिप फ्लॉप। प्लीज रिमेंबर दिस थिंग, ये भी चीज पूछी जा सकती है आपके पास कि डी फ्लिप फ्लॉप का मतलब क्या। तो डी फ्लिप फ्लॉप मतलब डिले फ्लिप फ्लॉप या तो डेटा फ्लिप फ्लॉप होता है, ठीक है ना। इसमें कंडीशन चेंज नहीं होती, जो दोगे वही आपको मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, और यस जो मैं अभी बात कर रहा था वही क्वेश्चन है। देखो, विच ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग अदर नेम ऑफ द डी फ्लिप फ्लॉप, तो मैंने बोला था डेटा या तो डिले फ्लिप फ्लॉप। देखो अगर आप अच्छे से नहीं पढ़ोगे ना, तो डी में भी आप कितना कंफ्यूज हो सकते हो कि ड्यूअल फ्लिप फ्लॉप, डेसिमल फ्लिप फ्लॉप, डिले फ्लिप फ्लॉप, डीके फ्लिप फ्लॉप, नहीं 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 नहीं, डीके नहीं, डेसिमल नहीं, ड्यूअल नहीं, तो ये होता है बेटा डिले या तो डेटा फ्लिप फ्लॉप, प्लीज रिमेंबर। तो ये डिले या तो डेटा फ्लिप फ्लॉप इसको बोल सकते हो। ऑप्शन में डिले दिया गया है, तो हम ऑप्शन सी लगा लेंगे। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है क्या। The voltage of the particular bus, the voltage of the particular bus can be controlled by controlling the voltage। हम किसी भी बस का किससे कंट्रोल कर सकते हैं, तो मैंने ये चीज शायद से कई बार पावर सिस्टम में बताई है। आपकी जो रिएक्टिव पावर होती है ना बेटा, रिएक्टिव पावर का जो कंट्रोल है, ये टोटली कंट्रोल की जाती है आपके वोल्टेज से, या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो कि रिएक्टिव पावर कंट्रोल आप वोल्टेज से कर सकते हो। एंड आपको अगर एक्टिव पावर अगर कंट्रोल करनी है, एक्टिव पावर अगर आपको कंट्रोल करनी है, तो आप डेल्टा एंगल वेरी कर सकते हो, है ना। तो एक्टिव पावर डेल्टा एंगल से डील करेगा, या फिर ये इसकी पेयर ऐसे समझ लो। तो अभी उन्होंने क्या बोला कि वोल्टेज करना है भाई कंट्रोल किसी भी बस का, तो आप रिएक्टिव पावर वेरी करोगे उस बस की। तो प्लीज रिमेंबर दिस थिंग, यस। तो याद रखना, ये फेज एंगल मतलब ये वाला होता है, ये वाला नहीं, ये डेल्टा एंगल डिफरेंस थिंग है, लोड एंगल होता है ये, है ना। तो टॉर्क एंगल, लोड एंगल, पावर एंगल जो बोलते हो, बट फेज एंगल मतलब ये फाइव होता है भाई, ये इसको गलती से भी ठीक मत करना, ठीक है। फाइन, आगे बढ़े तो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये देखो, ये बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, नन्हा सा क्वेश्चन क्या दिया गया। मोटर यूज इन द हाउस होल्ड रेफ्रिजरेटर, आपके घर में जो आपके घर में जो रेफ्रिजरेटर है उसमें कौन सी मोटर यूज की जाएंगी। ऑप्शन देखो, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, हिस्टेरिसिस मोटर, डीसी सीरीज मोटर, रिलक्टेंस मोटर। तो आप देख के ही समझ जाओगे वैसे डीसी तो मोटर हम यूज करते नहीं सर घर में, क्योंकि डीसी सप्लाई ही नहीं है। रिलक्टेंस मोटर भी नहीं बेटा, हिस्टेरिसिस मोटर भी नहीं, हम सिंगल फेज इंडक्शन मोटर यूज कर लेते हैं। कहाँ पर, आपके घर में, है ना। तो रेफ्रिजरेटर में सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होती है। तो इसके एप्लीकेशन भी आपके सिलेबस सिलेबस में दिए गए हैं कि जो मोटार्स है उसके एप्लीकेशन बताओ भाई, कहाँ पर कौन सी मोटर यूज की जाएंगी। तो इसलिए मैंने यहाँ पर एक टेबल रखा है, सो दैट आपको ये हेल्प करेंगे। आपको पता होगा कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर भी होती है, जिसका एप्लीकेशन आप शॉप ग्राइंडर्स में वो कर सकते हो, वॉशिंग मशीन में कर सकते हो, बेल्ट ड्राइव में कर सकते हो, कन्वेयर बेल्ट में आप इसका यूज कर सकते हो, है ना। ये एप्लीकेशन आपको याद ही रखना पड़ेगा। कैपेसिटर रन मोटर जो है वो आप कंप्रेसर में, कन्वेयर बेल्ट में,
सॉरी कन्वेयर्स में, देन रेफ्रिजरेटर में, एयर कंडीशनर में, सीलिंग फैन में आप इसका यूज़ कर सकते हो, है ना। जो कि अभी आपको रेफ्रिजरेटर के बारे में पूछा था, तो वहाँ पर कौन सी मोटर रहेगी, आपके पास कैपेसिटर रन मोटर होती है इन जनरल, ठीक है ना। यस। देखो शेडेड पोल इंडक्शन मोटर, ये भी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का ही टाइप है। तो ये आप हेयर ड्रायर्स, टॉयज, टेप रिकॉर्डर प्लेयर, स्मॉल फैंस एंड इलेक्ट्रिक क्लॉक में हम बेसिकली इसका यूज़ कर लेते हैं। एंड एसी सीरीज मोटर हम स्विंग मशीन, टेबल फैंस एंड फूड मिक्सर, इसमें हम बेसिकली कर लेते हैं एसी सीरीज मोटर। फूड मिक्सर में इन्वर्टर मोटर भी हम इसको इन जनरल बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये एप्लीकेशन ये आपके सिलेबस में है, बट लगे हाथ मुझे लगा कि मैं डीसी मोटर के भी आपको एप्लीकेशन थोड़े बहुत बता ही देता हूँ, सो दैट अगर सिलेबस में तो डीसी मोटर नहीं है बट फिर भी हम देख लेंगे ना, क्या फर्क पड़ता है भाई, क्वेश्चन में पूछ लिया तो हमें पता तो होना चाहिए, है ना। तो डीसी सीरीज मोटर में हाई स्टार्टिंग टॉर्क होता है, इसलिए ट्रैक्शन सिस्टम, क्रेन्स या तो एयर कंप्रेशर में हम इसका यूज कर लेते हैं। शंट मोटर कांस्टेंट स्पीड मोटर होती है, इसलिए इसका यूज लेथ मशीन, पंप्स, ब्लोअर्स, कन्वेयर बेल्ट्स में हम इसका यूज कर लेते हैं। एंड डीसी कंपाउंड मोटर जो है उसमें थोड़ा सा टार्क ज़्यादा होता है, स्पीड भी उसकी कांस्टेंट होती है। प्रेस शॉवर्स एंड एलिवेटर्स एंड रोलिंग मिल्स में हम इसका यूज़ कर लेते हैं। थोड़ा बहुत टार्क ज़्यादा होता है शंट मोटर से, इससे इसका, क्योंकि कंपाउंड में क्या होता है, इसके भी कुछ गुणधर्म आ जाते हैं, है ना। तो स्टेपर मोटर है, देखो स्टेप में चलने वाली, तो 3D प्रिंटिंग इक्विपमेंट में, सीएनजी मशीन, प्रिंटर्स, यहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है इन जनरल, ठीक है ना। तो ये एप्लीकेशन आपको याद रखने पड़ेंगे बेटा, मोस्टली आपके सिलेबस में ये मेंशन है, तो आप एटलीस्ट ये तो याद करके जाओ, ठीक है ना। ठीक है, तो ये दोनों टेबल इंपॉर्टेंट है, बट ये ऊपर वाला टेबल आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो होपफुली इसका आंसर समझ में आ गया होगा। रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर में कैपेसिटर, कैपेसिटर रन मोटर है जो कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज योर करेक्ट वन। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है क्या। इफ द वोल्टेज कंट्रोल बस इज ट्रीटेड एज द लोड बस, जब हम वोल्टेज कंट्रोल बस को लोड बस बोलना स्टार्ट कर देते हैं, तो कौन से लिमिट, उन्होंने बोला है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिमिट वुड वॉयलेटेड, है ना। तो कौन सी लिमिट आपके पास वॉयलेटेड हो जाएगी, तो बेटा वहां पर रिएक्टिव पावर वॉयलेट हो जाती है। तो ये कई बार क्वेश्चन लिया और मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन डिस्कॉम में भी आया था। तो रिएक्टिव पावर अगर वॉयलेट हो जाती तो हम वोल्टेज कंट्रोल बस को लोड बस बोलना स्टार्ट कर देते, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन, है ना। तो अच्छा अच्छा क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या है। सिंगल फ्लिप फ्लॉप इज अ मॉडल ऑफ डैश काउंटर, कितने मॉड का काउंटर हम सिंगल फ्लिप फ्लॉप को बोल सकते हैं, तो मुझे बताओ। जो मॉड होता है दिस इज नथिंग बट अ नंबर ऑफ स्टेट्स, वो एक फ्लिप फ्लॉप आपको दे सकता है। तो देखो एक फ्लिप फ्लॉप में दो चीजें हैं, फ्लिप फ्लॉप में दो चीजें आप स्टोर कर सकते हो, या तो जीरो या तो वन। तो कितने स्टेट वो आपको दे रहा है, देर आर बेसिकली अ टू स्टेट, टू स्टेट। तो हम क्या बोलेंगे सर, अगर ये टू स्टेट दे रहा है, एक जीरो एंड एक वन, तो ये अगर मुझे ये दो स्टेट दे रहा है, एक जीरो की और एक वन की, तो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, दिस इज माई मॉड टू काउंटर, ठीक है। ये क्या रहेगा मेरे पास, मॉड टू काउंटर होगा भाई, गॉट इट। ये क्या रहेगा मेरे लिए, मॉड टू काउंटर, ठीक है। तो आप इसका आंसर क्या दोगे, मॉड टू काउंटर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये वाला। यहाँ पर बोला कि विच विच फायर एक्सटिंग्विशर इज सुटेबल फॉर द लाइव इलेक्ट्रिक फायर। मैंने अभी अभी बोला था कि इलेक्ट्रिक फायर, लाइव लाइव, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लाइव इलेक्ट्रिक फायर में हम बेटा हेलॉन यूज कर लेते हैं। वाटर फील्ड तो हम यूज ही नहीं करेंगे, लाइव में तो हम पानी छिड़क ही नहीं सकते, केमिकल भी नहीं। तो हाँ थोड़ा बहुत हम कार्बन डाइऑक्साइड छिड़क सकते हैं, बट सबसे बेहतरीन सुटेबल बोला है ना उन्होंने, सुटेबल, ये याद रखना, सुटेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सुटेबल इंपॉर्टेंट है भाई, कि ज़्यादा कौन सा सुटेबल है, तो फिर लाइव इलेक्ट्रिक फायर के लिए बेटा हेलॉन ज़्यादा सुटेबल है, क्योंकि ये इससे इलेक्ट्रिक शॉक भी नहीं होता और ज़्यादा ये आपकी फायर भी फैलती नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। When alternator connected to a bus bar is shut down, the bus bar voltage will be। अल्टरनेटर अगर आपके पास शट डाउन हो गया, जो किसी बस बार से एसोसिएटेड है, तो बस बार का वोल्टेज क्या होगा। तो देखो इन जनरल आपने देखा होगा कि अगर ये बस बार है, तो यहाँ पर क्या रहेगा भाई, अल्टरनेटर कनेक्टेड। वैसे आपके पास ये अकेला अल्टरनेटर नहीं होता है, इसे हम बोलते हैं इन्फानाइट बस बार। कभी आपने नाम सुना होगा, तो इस बस को हम क्या बोलते हैं बेटा, इन्फानाइट बस बार। तो इसका मतलब इसको बहुत सारे अल्टरनेटर कनेक्टेड होते हैं, है ना, बहुत सारे अल्टरनेटर
कनेक्टेड होते थे। इन्फानाइट बस बार का मतलब वही होता है कि बहुत सारे इधर उधर अल्टरनेटर इसके कनेक्टेड इसको होते हैं। अगर किसी रीजन वाइज एक अल्टरनेटर सपोज डिस्कनेक्ट हो गया, किसी रीजन वाइज एक अल्टरनेटर डिस्कनेक्ट हो गया, तभी भी इस बस का वोल्टेज कांस्टेंट होता है। वोल्टेज क्या रहेगा सर? कांस्टेंट होगा। इसीलिए तो इसको कांस्टेंट बस या फिर इन्फानाइट बस बोलते हैं। ठीक है ना? यस। तो क्या बोलेंगे हम? अल्टरनेटर अगर शट डाउन भी हो गया तो बस का वोल्टेज हम क्या बोलेंगे? रिमेन्स अनचेंज्ड। तो हम बोलेंगे ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। बस बार भी आपके सिलेबस में बेटा देख लेना। ठीक है ना? यस। आगे क्या क्या बोला गया? इलेक्ट्रिक डिवाइस, द इलेक्ट्रिक डिवाइस विच रिसीव द एनर्जी एट द इलेक्ट्रिक पोर्शन पार्ट एंड डिलीवर्स इट्स टू द मैकेनिकल पार्ट्स। ये पार्ट्स होना चाहिए या फिर पोर्ट्स हम बोल सकते हैं। मतलब एक इलेक्ट्रिक डिवाइस, एक ऐसा इलेक्ट्रिक डिवाइस है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जिसको आप इनपुट पर क्या दे रहे हो? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एंड आउटपुट में आपको क्या दे रहा है? मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी। तो उन्होंने बोला कि इस इलेक्ट्रिक डिवाइस को हम क्या बोलेंगे? तो इसे हम बोलेंगे बेटा मोटर। क्या बोलेंगे? कौन सी मोटर? इलेक्ट्रिक मोटर, है ना? इलेक्ट्रिकल मोटर हम इसको बोलना स्टार्ट कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। गॉट इट? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। स्पीड ऑफ द सिंक्रोनस मोटर ऑन इंक्रीजिंग लोड। सिंक्रोनस मोटर आपके सिलेबस में नहीं है बट ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस है। तो आपको पता होगा कि सिंक्रोनस मोटर की जो स्पीड होती है, सिंक्रोनस मोटर में रोटर की स्पीड, सिंक्रोनस मोटर में रोटर की स्पीड सिंक्रोनस स्पीड के ही बराबर होती है ना? और वो रहेगी 120 एफ डिवाइडेड बाई पी, और ये होती है कांस्टेंट। कांस्टेंट तो लोड कितना भी वैरी करे, लोड इंक्रीज करे डिक्रीज करे, तो हम क्या बोल सकते हैं? इट इज इंडिपेंडेंट ऑन लोड, इंडिपेंडेंट ऑफ, इंडिपेंडेंट ऑन लोड, लोड पर इंडिपेंडेंट है ना? तो रोटर की स्पीड जो है ना इंडिपेंडेंट ऑन लोड है सर। तो आप क्या बोल सकते हो? तो सिंक्रोनस किसकी बात कर रहे हैं हम? ये तो बात कर रहे हैं सर सिंक्रोनस मोटर की, है ना? सिंक्रोनस मोटर की हम ये बात कर रहे हैं। ठीक है, सिंक्रोनस मोटर की हम ये बात कर रहे हैं। तो हम क्या बोलेंगे? इंक्रीज हो लोड या फिर डिक्रीज हो तो हम बोलेंगे स्पीड हमारे पास रिमेन्स कांस्टेंट रहेगी। तो आप बोलोगे इसका आंसर जो होगा सही, ऑप्शन टू इज द करेक्ट वन। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है क्या? बोला है कैलकुलेट द सिंक्रोनस स्पीड ऑफ द थ्री फेज इंडक्शन मोटर विद अ 4 पोल एंड ऑपरेटिंग विद द 50 हर्ट्ज। सिंक्रोनस स्पीड निकालनी है इंडक्शन मोटर की जिसमें पोल कितने हैं? पोल आपके पास 4 है, फ्रीक्वेंसी आपके पास 50 है। तो इलेक्ट्रिकल वाला बंदा देख के इसका आंसर 1500 दे देगा, बट दोज आर द न्यू न्यू एस्पिरेंट। तो उनके लिए हम बता दें कि सिंक्रोनस स्पीड हम 120 एफ डिवाइडेड बाई पी से इसका आंसर हम निकाल सकते हैं। तो 120 एफ मतलब 50 डिवाइडेड बाई 4, इसको सॉल्व कर लोगे तो ये आंसर आ जाएगा 1500 आरपीएम। आरपीएम मतलब रूट रिवॉल्यूशन पर मिनट, है ना? तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन, है ना? आसान क्वेश्चन था ये वाला। फॉर्मूला अगर कोई मैकेनिकल वाला बंदा होगा ना तो ये थोड़ा सा याद कर लो बेटा, आसान फॉर्मूला है, आपके एग्जाम में आता जाता रहता है। ठीक है, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने ये बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बस बार स्कीम इज मोस्ट एक्सपेंसिव। कौन सी बस बार जो स्कीम है ज़्यादा एक्सपेंसिव है, ज़्यादा खर्चिक है? ऑप्शन दिए गए डबल बस बार डबल ब्रेकर, सिंगल बस बार स्कीम, रिंग बस स्कीम, सिंगल बस स्कीम, मेन एंड ट्रांसफर बस स्कीम। तो इसमें सबसे खर्चिक या फिर एक्सपेंसिव बेटा ये है कि डबल बस बार और डबल ब्रेकर। बस बार भी देखो डबल है, ब्रेकर भी डबल है, तो इसलिए ये ज़्यादा खर्चिक हो जाएगी, है ना? इसमें क्या हो रहा है कि इसमें बस रिंग मैन सिस्टम है तो इसमें बस सर्किट ब्रेकर थोड़े कम रहेंगे। बट याद रखना डबल बस बार में बस भी डबल है, सर्किट ब्रेकर भी डबल है, इसके वजह से ये ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाती है। ठीक है ना? यस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्या है? द बस बार जोन पर्पस ऑफ प्रोटेक्शन इंक्लूड्स। बस बार जोन में प्रोटेक्शन का पर्पस क्या होता है? पर्पस ऑफ प्रोटेक्शन इंक्लूड्स क्या क्या होगा भाई बस बार जोन में? तो ऑप्शन है बस बार जोन में
हाँ, प्रोटेक्शन किस किस को दिया जाता है, ऐसा ये बेसिकली क्वेश्चन है। तो आपके पास ऑप्शन दिए गए बस बार, आइसोलेटर, स्विचेस एंड सर्किट ब्रेकर। एक है ट्रांसफार्मर, रिले एंड सर्किट ब्रेकर, ट्रांसफार्मर, कंडक्टर्स एंड रिलेज, नॉन ऑफ द अबव। तो बस बार जोन जोन में याद रखना, बस बार जोन में बच्चा, बस बार जोन में प्रोटेक्शन जो दिया जाता है वो बस बार को दिया जाता है, आइसोलेटिंग स्विचेस को दिया जाता है, सर्किट ब्रेकर को दिया जाता है। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। प्लीज रिमेंबर, बस बार जोन में बस बार, आइसोलेटिंग स्विचेस एंड सर्किट ब्रेकर को प्रोटेक्शन दिया जाता है। ठीक है ना? यस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और ये मेरे हिसाब से ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन होगा। Which condition is shown the JK flip-flop has no change in the next from the present state, है ना? कौन से स्टेट में चेंज नहीं होता है, प्रेजेंट स्टेट जो रहेगी वही स्टेट आपके पास नेक्स्ट स्टेज आ जाएगी। तो कौन से कंडीशन में? तो इसके लिए मैंने टेबल रखा है, ये टेबल आपको प्रोवाइड नहीं किया जाएगा एग्जाम में, तो ये टेबल याद रखो। देखो, नो चेंज कब आ रहा है? नो चेंज कब आ रहा है? जब आपके पास नो चेंज कब आ रहा है नेक्स्ट स्टेट में? जब जे की वैल्यू भी जीरो है एंड के की वैल्यू भी जीरो है। याद रखना, नो चेंज कब? जब जे की भी वैल्यू जीरो है एंड के की भी वैल्यू जीरो है, तब आपके पास नो चेंज आ रहा है। सेट कब होगा? जब आपके पास के की वैल्यू वन है एंड जे की वैल्यू वन है। रीसेट कब होता है? जब सॉरी, रीसेट कब होगा? आई एम सॉरी, मैंने अपोजिट बता दिया। रीसेट कब होगा? जब के की वैल्यू वन एंड जे की वैल्यू जीरो। सेट कब होगा? जब जे की वैल्यू वन एंड इसकी वैल्यू जीरो। एंड टॉगल कब होता है? जब जे एंड के की वैल्यू वन वन रहेगी। तो ये देखो, इसका फिलहाल तो आंसर आपके पास ये आ चुका है, ये कि उन्होंने बोला ना कि नो चेंज। नो चेंज, नो चेंज कब? जब जे एंड के की वैल्यू जीरो। बट याद रखना, आपको टॉगल के बारे में भी पूछा जाता है, तो ये भी क्वेश्चन बहुत फेमस है कि आपके पास जे के फ्लिप फ्लॉप टॉगल कब होता है। तो याद रखना, ये जे इज इक्वल टू वन एंड के इज इक्वल टू वन होता है ना, तब आपके पास ये जे के फ्लिप फ्लॉप टॉगल होता है। तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। और तभी ये जब टॉगलिंग होगी ना, तभी आपके पास रेस अराउंड कंडीशन भी ऑकर होती है। तो उसको अवॉइड करने के लिए हम मास्टर स्लीप फ्लिप फ्लॉप यूज कर लेते हैं, जो कि मैंने थोड़ा सा एडवांस में आपको बता दिया। चलो लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज का। सिंगल बस बार अरेंजमेंट मतलब क्या? ऐसा उन्होंने पूछा है कि सिंगल बस बार अरेंजमेंट मतलब कैसी रहेगी। इट इज चीपर इन इनिशियल एज वेल एज द मेंटेनेंस कॉस्ट, ऐसा उन्होंने बोला। प्रोवाइड द सिंपल ऑपरेशन एंड रिलेइंग द सिस्टम, ये भी बात बिल्कुल सही है। चीपर भी रहती है बेटा, और मेंटेनेंस भी आसान कर सकते हैं हम, कम खर्चे में कर सकते हैं। सिंपल ऑपरेशन होता है इसका, एंड रिले सिस्टम भी हम आसानी से इसको लगा सकते हैं। इट हैज़ द ड्रॉबैक दैट देर विल बी अ कंप्लीट शट डाउन व्हेन द फॉल्ट ऑकर्स ऑन द बस बार इटसेल्फ, ये भी बात बिल्कुल सही। इसका डिसएडवांटेजेस यही होता है, देखो ये दोनों ऊपर एडवांटेजेस दिए गए बेटा, एडवांटेजेस दिए गए, और ये जो दिया गया ना, ये डिसएडवांटेज दिया गया इसका, डिसएडवांटेज दिया गया भाई। डिसएडवांटेज क्या दिया है? अगर सिंगल बस बार रहेगी और उसी के ऊपर अगर फॉल्ट हो गया इटसेल्फ, अगर उसके ऊपर अगर कोई फॉल्ट हो जाता है, फॉल्ट ऑकर्स ऑन इटसेल्फ, तो आपको कंप्लीट कंप्लीट जो आपके पास बस बार है ना, वो शट डाउन करनी पड़ती है। तो ये डिसएडवांटेजेस है। तो हम क्या बोलेंगे? ये सभी पॉइंट इस लाइन से या फिर सिंगल बस बार अरेंजमेंट से सही है। तो हम बोलेंगे ऑल ऑफ द अबव आर द करेक्ट वन। ठीक है ना? तो उम्मीद करता हूँ आज का सेशन अच्छा लगा होगा, है ना? अगर सेशन अच्छा लगता है तो आप सेशन को लाइक बिल्कुल करके जाओ, क्योंकि ये मुझे समझ में आता है कि आपको सेशन समझ में आया नहीं आया, तो ये मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है लाइक। साथ ही साथ आपको जो भी चीज़ चाहिए, सेशन कैसा लगता है ना, आप अगर कमेंट नहीं करोगे तो मुझे कैसे समझ में आएगा कि भाई आपको सेशन समझ में आया नहीं आया। आप क्या करते हो? सेशन देखते हो, कमेंट करने में पता नहीं क्या मतलब क्या हो जाता है आपको, है ना? पैसे लगते हैं मेरे हिसाब से बहुत सारे, है ना? उससे ज़्यादा पैसे तो आप किसी कोचिंग वालों को दे देते हो, है ना? तो एक कमेंट कर दो भाई, इससे मुझे समझ में आएगा कि आपको सेशन समझा नहीं समझा, जो भी रहेगा। और अगर आप मेरे लिए कुछ करना चाहते हो तो बेटा एक ही चीज़ कर दो, कि जितने भी आपके दोस्त है उसके साथ ये सेशन शेयर कर दो, सो दैट वो भी इसका बेनिफिट उठाए। और जिनके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ एटलीस्ट उनके पास तो एक कंटेंट जाए। देखो, अभी बीएमसी का एग्जाम आ रहा है, तब तक इस कंटेंट का ज़्यादा वैल्यू रहेगा। एक बार एग्जाम चली गई, देन उसके बाद ये जो मैं मेहनत कर रहा हूँ, ये तो ऐसा ही समझ लो ना कि वेस्ट है ना। तो ये मेहनत सही इंसान तक पहुंचे, इसलिए आप क्या कर सकते हो? सेशन को शेयर भी कर सकते हो। साथ ही साथ जिन्होंने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली डू सब्सक्राइब, सो दैट आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन तो आपके पास बना ही रहेगा। एंड अगेन देखो, अगर आपको चाहिए सेशन के पीडीएफ, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, एज वेल एज व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन साथ ही साथ कमेंट सेशन में मैं अटैच करा दूंगा।
है ना, सो दैट आप इजीली ये दोनों भी ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। बहुत सारे एस्पिरेंट है वहाँ पर, आप भी उनमें से एक हो सकते हो। एंड ये जो सीरीज है बेसिकली बीएमसी के लिए मैंने रखी है, बट इसकी हेल्प ना आपको जनको के लिए भी हो सकती है, ट्रांसको के लिए भी हो सकती है, और डिस्कॉम के लिए भी हो सकती है, साथ ही साथ आपके इंडिया में जितने भी एई जेई की एग्जाम होती है ना, उसमें इसका हेल्प आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ आज का सेशन अच्छा लगा होगा, है ना। सेशन को लाइक करके बिल्कुल जाना, कमेंट भी करना। देन हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर एंड बाय एवरीवन।